अस्सलाम वालेकुम। आपको आज के प्रोग्राम में खुशामदीद। हुकूमत ने 2022-2023 का बजट तो पेश किया, लेकिन बहुत सारे जो है वो अहम सवालात हैं जो अभी इसके बाद की सूरत हाल से जुड़े। सबसे पहला तो ये कि क्या महंगाई कम होगी या नहीं। फिर दूसरा सवाल ये कि ये मुल्क मुआशी बहरानों से क्या निकल सकेगा या नहीं। ये बजट IMF का बजट है या नहीं। क्या इस बजट के तय करदा अहदाफ जो हैं वो हकीकत पसंदाना है। और ये जो मुआशी आशारियों में बड़े ही पोलराइज्ड किस्म के मुतजाद दावे जो है वो हम देख रहे हैं हुकूमत और अपोजिशन की तरफ से, ये क्यों है। और फिर सियासत से बालातर होकर क्या ये जो हमारा मुल्क की मुआशी सूरत हाल है, जो एक तरह से मुल्क की सलामती की सूरत हाल बनती जा रही है, क्या इसका कोई हल निकाला जा सकता है या नहीं। अब हुकूमत का यह दावा है कि उन्होंने एक मुश्किल वक्त में एक बड़ा मुनासिब बजट पेश किया। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने इसे मुआशी बेहतरी और इस्तेहकाम की तरफ एक ठोस कदम करार दिया। वज़ीर खजाना मिफ्ताह इस्माइल ने आज पोस्ट बजट प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि IMF हमसे खुश नहीं है, मजीद मुश्किल फैसले करने होंगे। तारीख के 4 बड़े खसारे इमरान खान ने किए और माहदों की खिलाफ वर्जी करते हुए सब्सिडीज दी गई। जो खान साहब ने मायदे के खिलाफ जो उन्होंने सब्सिडी दी है, बेसिकली वो चेक लिख के दे दिए जबकि आपके अकाउंट में कुछ पैसे नहीं थे। इसको हम कराची में कहते हैं टोपी घुमाना। खान साहब थोड़ा सा अगर हम लोगों को जेल में बंद करने के अलावा भी कोई काम कर लेते तो ये काम नहीं होता। 4 सालों में तारीख के सबसे 4 बड़े डेफिसिट जो है इमरान खान ने किए। 4.25 साल में जितनी डेट इन्होंने ली है, वो डेट 71 साल में ली गई थी, उसका 80% ले लिया। दुनिया का एफिशिएंट तरीन प्लांट है, वो आपने नहीं चलाया। PTI जिन्होंने नहीं खरीदा LNG वक्त पे, जिन्होंने दूसरी चीजें नहीं खरीदी और अब मुझे स्पॉट पे मजबूर कर रहे हैं खरीदने पे, वो इतने महंगे हैं कि मैं अफोर्ड नहीं कर सकता हूँ जीरो लोड शेडिंग। उस सियासत का कोई फायदा नहीं है जिसका मुल्क का नुकसान हो रहा है। इसलिए अगर मुश्किल फैसले लेने हैं तो इंशाल्लाह लेंगे। इस वक्त जो है ना वो चॉइस नहीं है आपको। हम तो बिल्कुल परेशान हो गए थे। आपको खुद पता है कितने बुरे हालात थे, हमारे हाथ पांव बंधे हुए हैं। हमारे जो हमारी कमिटमेंट्स है वो तो हमारे सामने, हम उसका कुछ नहीं कर सकते। अगर हमने ये बजट डेफिसिट कम करने की कोशिश की है, वो भी एंटी इन्फ्लेशनरी है कि हम नहीं चाहते कि कर्जे लें और हम आपके ऊपर इस पे आम आदमी पे इस पर बोझ डालें। जिस हद तक कर सकते थे वो हमने आम आदमी का ख्याल किया है। अब तहरीक इंसाफ इसे नाकाम बजट करार दे रही है। आपसे कुछ देर पहले साबिक वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने अपनी मुआशी टीम के हमरा सहाफ़ियों से भी मुलाकात की, जिसपे उन्होंने कहा कि मुल्क बिल्कुल ठीक जा रहा था और यही बात वो न्यूट्रल्स को बताते रहे। ऐसा लगता है कि इन्होंने चंद माह का बजट दिया है, ना कि 1.5 साल का। साबिक वज़ीर-ए-आज़म ने यह भी कहा कि असल इशू करंट अकाउंट डेफिसिट का है, जो हम बहुत नीचे ले आए थे। 3 साल महंगाई का रोना रोया जाता रहा। अब साबित हो गया है कि उन्हें कोई अहलियत नहीं है। उन्होंने कहा कि हम पर जो कर्जे लेने का इल्जाम है वो भी गलत है। हमने कर्जा लेकर 38 अरब डॉलर वापस किया। करंट अकाउंट खसारा हम नीचे ले आए थे और बारूदी सुरंगें हमने नहीं बल्कि मुस्लिम लीग नून ने पहले 2018 में लगाई थी और अब भी लगा रही है। इनको कोई और रास्ता नजर नहीं आ रहा, सिर्फ एक ही हल है और वो है इंतखाबात। और अगर ऐसा नहीं होता तो ये जो मुआशी सूरत हाल है इसका सारा मलबा न्यूट्रल्स पर गिरेगा। उन्होंने कहा कि हुकूमत की तब्दीली से बैरूनी दुनिया का एतमाद जो है वो जाता रहा। शौकत तरीन भी मौजूद थे वहां और उन्होंने कहा कि ये जो गैर संजीदा कोशिश की गई है, और उन्होंने ये भी कहा कि उनके ख्याल में तहरीक इंसाफ की मुआशी टीम जो है वो इन पर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर चुकी थी। अब मुल्क की मईशत से जुड़े इन्हीं सवालात पर आज के प्रोग्राम में जो है वो बात होगी। मेरे आज की इस जो डिबेट का पैनल है उसमें जो मेहमान मौजूद है मैं तारुफ करा देता हूँ। मोहम्मद ज़ुबैर साहब गवर्नर सिंध रह चुके हैं, मुस्लिम लीग नून से सीनियर पॉलिटिशियन है, मेरे साथ यहाँ मौजूद है इस्लामाबाद स्टूडियो में। बहुत शुक्रिया ज़ुबैर साहब। सेनेटर शिबली फराज साहब साबिक वफाकी वज़ीर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से हमारे साथ लिंक के जरिए ज्वाइन कर रहे हैं। शिबली भाई आपका बहुत शुक्रिया। और आरिफ हबीब साहब मारूफ सनतकार हैं, चेयरमैन आरिफ हबीब ग्रुप, वो हमारे साथ आज की इस डिबेट में मौजूद होंगे। आरिफ हबीब साहब आपका बहुत शुक्रिया। ज़ुबैर साहब आपसे आगाज़ कर लेता हूँ। ये कहा यह जा रहा है कि बारूदी सुरंगें, आप तो बार बार हवाला दे रहे हैं लेकिन वो कह रहे हैं कि ये तो आप लगा चीजें। नंबर 1, ये जो आपके फैक्ट्स एंड फिगर्स हैं उन्होंने कहा ये हकीकत पसंदाना नहीं है, रियलिस्टिक नहीं है। और दूसरा ये कि क्या वाकई ये 1.5 साल का बजट नहीं बल्कि चंद महीने का बजट। इमरान, एक तो मैं वजाहत कर दूं कि ऑन अ सीरियस बेसिस, जो कि मेरा ख्याल है कोई भी इंडिपेंडेंट एनालिस्ट बैठे हुए हैं, आरिफ हबीब साहब वो भी एग्री करेंगे कि एक ये एक्स्ट्राऑर्डिनरी सर्कमस्टांसेस उस लिहाज से हैं कि ये फर्स्ट बजट ऑफ हमारा
ऑलमोस्ट द लास्ट ईयर है ऑफ अ 5 ईयर टेन्योर। तो बजट प्रेजेंट करने में जो आपकी मैंडेट लेके आते हैं और आप पहले महीने में 1 या 2 महीने उसमें होती हैं, जैसे अभी हैं, जैसे IMF वगैरह है, तो आपके लिए आसानी ये होती है कि आप 2 या 3 साल का IMF का पैकेज लेते हैं और वो मुश्किल फैसले करने में आपको आसानी होती है, बिकॉज आपको पता है कि आगे 4 साल 5 साल पड़े हुए हैं और वो जो मुश्किल वक्त है वो गुजर जाएगा। वो अच्छा, को लिमिट ऑलमोस्ट 1 साल रह गया इलेक्शन होने में। और ये दूसरी बात ये है कि रिस्क हमारा है कि अगर इमरान खान साहब कह रहे हैं कि ये 2 महीने का बजट लग रहा है या 4 महीने का बजट लग रहा है, हमने एहदाफ जो दिए वो पूरे साल के दिए, यानी कि टैक्स रेवेन्यू 7,000 बिलियन जो करना है वो हमने करना है, या हमने फिस्कल डेफिसिट को कंटेन करना है, जो नंबर हमने दिए वो हमारा ज़ाहिर चैलेंज है। अगर हम वो पूरा नहीं करेंगे तो हमारे लिए दुश्वारी होगी जब हम इलेक्शंस में जाएंगे, जवाबदेही करनी पड़ेगी। और इसी तरह से दूसरे अहदाफ हैं इन्फ्लेशन के या दूसरे अहदाफ हैं। मैं ये नहीं कह रहा कि हमेशा ये होता है कि जब आप एज यू गो थ्रू द डिफरेंट मंथ्स तो उसमें बहुत से सर्कमस्टांसेस, अब ये जो बजट है या पाकिस्तान की मईशत है इस वक्त इट इज़ लार्जली डिपेंडेंट ऑन सेवरल एक्सटर्नल फैक्टर्स। सबसे बड़ा उसमें है IMF, कि IMF के साथ हमारा मुआहिदा तय पा जाएगा या नहीं पा जाएगा। इसी तरह से एक यूक्रेन रशिया कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है, उस पर बहुत हद तक दारोमदार है, बिकॉज उससे जुड़ी हुई है इंटरनेशनल ऑयल प्राइसेस, पेट्रोल की और आने वाले दिनों में एंड अदर कमोडिटी प्राइसेस, इंटरनेशनल कमोडिटी प्राइसेस। सो वो बहुत सी चीजें हैं जो कि एक्सटर्नल हैं। अब जाहिर सी बात है अगर वो हमारी एक एक्सपेक्टेशन है, हमारी एक थिंकिंग है, इट कुड गो बियॉन्ड दैट। लाइक मैं एक एग्जांपल दे देता हूँ क्योंकि शिबली फराज भी बैठे। लास्ट ईयर 610 बिलियन का मेरा ख्याल है पेट्रोलियम लेवी का असेसमेंट किया गया था। लास्ट ईयर जो बजट शौकत तरीन साहब ने दिया था, और उनकी असेसमेंट ये थी कि हम उसको पुश थ्रू करेंगे as the international oil prices come down. They did not come down to the level that they thought they will, and therefore वो 610 बिलियन का ख्वाब ही रहा 100 कुछ बिलियन। मगर अभी तो आपने वो से बढ़ा दिया है और अभी उसी वजह से स्पेकुलेशन ये भी हो रही है कि कहीं यहाँ पेट्रोल और महंगा करने लगे हैं। नहीं, वो तो मेरा ख्याल है मिफ्ता इस्माइल ने क्लियर कर दिया है कि हमें और भी सख्त फैसले करने हैं, और भी सख्त फैसले करने हैं। सवाल ये है कि पेट्रोल और महंगा होना है, पेट्रोल और महंगा होना है, बिजली और महंगी होनी है, और आपका गैस और महंगी होनी है। बहुत सी चीज़ों पर जाहिर है मुश्किलात आएंगी, जो मेरा ख्याल है आरिफ हबीब साहब भी एग्री करेंगे। डिस्काउंट रेट जो है, पॉलिसी रेट स्टेट बैंक का, वो आने वाले महीनों में वो ऊपर जाने का वो है, इंटरेस्ट रेट्स ऊपर जाएंगे। अच्छा, आरिफ हबीब साहब के लिए कोई इतनी जबरदस्त सिर्फ पहले सेगमेंट में हमारे साथ हैं, तो मैं शिबली फराज साहब आपकी इजाजत से जरा पहले मैं आरिफ हबीब साहब से उनकी टेक मालूम कर लूं, फिर मैं आपकी तरफ आता हूं। ये काफी सारी चीजें जो आपसे पूछनी है। आरिफ हबीब साहब, हुकूमत का एक आर्गुमेंट है, हुकूमत ये कहती है कि मुश्किल हालात और मुनासिब बजट है उसमें, आप एग्री करते हैं इससे? आई थिंक मुश्किल हालात तो जरा जो है कमजोर लफ्ज है, नहायत ही मुश्किल हालात हैं। अच्छा। और आई थिंक हमारी कौम जो है को इसका एहसास नहीं है कि हम कितनी मुश्किल हालात में इस वक्त हैं, और ख़ास तौर पे एक्सटर्नल अकाउंट पे। एक्सटर्नल अकाउंट पे जो है आप ये देखिए दिन ब दिन जो है वो स्टेट बैंक के रिजर्व्स जो है वो कम हो रहे हैं, और हमारी जो ऑब्लिगेशंस हैं ऊपर सर पे जो है वो बहुत बड़ी बड़ी खड़ी हुई हैं। और खुदा न ख्वास्ता जो है वो अगर हमने IMF के साथ मामला जो है वो सही नहीं संवारें तो बहुत ही बुरे हालात और बहुत बुरे दिन देखने पड़ेंगे पाकिस्तान को। और इसके लिए मैं समझता हूँ कि हमारी कौम को मुत्तहिद होना है। अभी ये आप मेरा ख्याल है ये मीडिया को PTI, PML और ये न्यूट्रल और ये खेलना बंद करेंगे, और ख़ुद जो है ये आप टेक्निकली बात स्पेसिफिकली करें, क्योंकि इस वक्त ये हालात हैं कि ये जो भी इक़दाम हैं, ये इक़दाम ज़ाहिर है हमें साफ नज़र आते हैं कि हमें जो है वो IMF के साथ जो हमारे कमिटमेंट्स हैं उनको पूरा करना नहायत ही लाजमी है। अगर वो हम नहीं किया हमने
तो ये अल्लाह ना करे, खुदा ना खास्ता, ये कोई रुपए जो है डॉलर की कीमत 300-400 ना हो जाए, तो वो तो बहुत सबके लिए बहुत डिजास्टर्स होगा। तो मैं समझता हूँ कि तमाम को साथ सर जोड़ के ये बैठना चाहिए और इस सिचुएशन से हम कैसे जो है वो निकलें, क्योंकि IMF के प्रोग्राम के साथ सिर्फ IMF की फंडिंग नहीं जुड़ी हुई, उस पे जो है वर्ल्ड बैंक की, एशियन डेवलपमेंट बैंक की, AIIB की और इवन फ्रेंडली कंट्रीज भी अब यही कहते हैं कि आप IMF के साथ जो है वो अपने मामलात को जो है वो तय करें। और अगर उसके तय करने के लिए ज़ाहिर उनकी जो रिक्वायरमेंट थी, मैं समझता हूँ कि ये जो रिक्वायरमेंट थी कि आप 1 ट्रिलियन या 1000 से 1100 बिलियन की नए टैक्सेस लगाएं, वो नए टैक्सेस जो है वो बिल्कुल आई थिंक जहाँ जहाँ लगने चाहिए थे वहाँ लगे हैं। फॉर एग्जांपल ये बैंकिंग है, इवन कॉर्पोरेट सेक्टर पे जो लगे हैं, रियल एस्टेट पे लगे हैं, तो वो लगना नागुज़ीर था। ज़ाहिर है अब जहाँ जो महंगाई का ताल्लुक है, आई थिंक बजट में उसका था ही नहीं, उससे पहले ही सब चीज़ें हो गई हैं। पेट्रोल की प्राइस बढ़ना या इलेक्ट्रिसिटी बढ़ना या गैस की प्राइस बढ़ना, ये तो सब बजट के बाहर हैं और ये ऑलरेडी हो चुके हैं। और अगर ये इंटरनेशनल प्राइसेस और हमारा रुपया वीक रहा तो ये और ज़्यादा बढ़ेंगे, और ये अगर बढ़ेंगे तो मुश्किलात जो है वो बढ़ेंगी। और पाकिस्तान के पास आई थिंक ये मार्जिन नहीं है कि हम जो है इसको सब्सिडाइज कर सकते हैं। सब्सिडाइज करेंगे तो हम कुछ दिनों में ही जो है वो गिर पड़ेंगे, और पाकिस्तान जो है तो इस वक्त बड़ा सीरियस मामला है। और इस सीरियस मामले के लिए मैं समझता हूँ कि इत्तेहाद जो है वो बहुत ज़रूरी है एमंग्स दी पॉलिटिकल पार्टी भी और तमाम इदारों में, तमाम इंस्टीट्यूशन में। मगर अभी तो आरिफ हबीब साहब, ये क्योंकि सियासत का सारा महवर ही यही मुआशी आशारिये हैं और वैसे इनके हवाले से भी बड़े मुतजाद दावे हैं। इधर एक मिनट में मैं जरा शिबली फराज साहब से ये चीज उनकी टेक मालूम करूं। शिबली फराज साहब, देखिए मैं एक और बात कर दूं, एक बात मुझे थोड़ी अगर जी इजाजत अगर दे सकें आप 2 मिनट के लिए। देखिए हमें नंबरों पे जाना चाहिए। अब अगर हमारे जो है हमारा जो इकोनॉमिक सर्वे आया है, इकोनॉमिक सर्वे के नंबर है ना, वो नंबर ऑथेंटिक है। तो उस नंबर में तो जो है वो आप ये देखें कि हमारा GDP ग्रोथ ठीक है, हमारा एक्सपोर्ट ठीक है, हमारा रेमिटेंसेस जो है वो ठीक है, हमारा FBI रेवेन्यू जो है वो ठीक है, हम करंट अकाउंट डेफिसिट पे जो है वो बहुत ज़्यादा, हम इंटरेस्ट रेट पे बहुत ज़्यादा, इन्फ्लेशन पे बहुत ज़्यादा, वो वहाँ हम जो है हमें सेटबैक है। तो हमें मतलब ये है कि उन नंबरों को देखकर उस पर जो है वो कमेंट करनी चाहिए और हमें कोशिश करनी चाहिए कि हम जहाँ जहाँ हमारी वीकनेस है वो मिल के हम उस वीकनेसेस को जो है वो एड्रेस कर सकें। मगर आरिफ हबीब साहब देखिए, एक तो ये स्टेबिलिटी का इशू है। अब स्टेबिलिटी जो है वो हमारे मुल्क में जो सियासी पोलराइजेशन है वो आपके सामने है, और ये इकोनॉमी तो ऑब्वियसली ये तो सियासत के साथ जो है वो जुड़ी हुई है, इस पर सियासत होगी। आने वाला साल भी इलेक्शन का है। अब जो आप इत्तेहाद की बात कर रहे हैं, एक तरफ तो वो रास्ता है जो मिसाक मईशत की बात की जा रही है, लेकिन क्या वो रास्ता आप चाहते हैं जो कि उस तरफ जो है वो आपका ख्याल है चीजें जानी चाहिए, या फिर आपके ज़हन में कोई और भी रास्ता है कि जिसकी तरफ जाकर एटलीस्ट ये इलेक्शन ईयर में सियासत कम और इस्तेहकाम ज्यादा हो सकता है? कैसे हो सकता है? जी बिल्कुल, आई थिंक इसी की ज़रूरत है, इसी की ज़रूरत है। और ये सब जो है थोड़ी देर के लिए सियासी इख्तलाफ को एक तरफ रख के, मुझे तो बहुत जो है वो मुझे तो यानी मैं ये कहता हूँ कि ये हमें मौत दिखा के जो है वो बुखार मनवाया गया है। तो हम जो है वो अल्लाह ना करे, खुदा ना खास्ता, बहुत ही ज़्यादा सीरियस हालात हैं। मुझे नहीं लगता कि हमारी आवाम और जो लोग हैं, पॉलिटिकल फोर्सेस, शायद उसको वो इतना ज़्यादा जो है वो सेंस नहीं कर रहे हैं। इवन मीडिया भी उसको सेंस नहीं कर रहा है। मीडिया भी अभी वो सारी बातें कर रहा है कि जो मतलब वो पॉपुलर, पॉलिटिकली पॉपुलर हैं, वो आप टेक्निकली ज़रा नंबरों को जाके और देखें और उसकी कॉन्सिक्वेंसेस को देखें कि ये अगर खुदा न ख्वास्ता जो है ये हम अगर ये IMF प्रोग्राम नहीं हासिल होता है तो मुझे तो वो बहुत ज़्यादा खतरनाक हालात लगते हैं। ठीक है, राइट। आरिफ हबीब साहब, आपका बहुत शुक्रिया, आपने हमारे लिए टाइम दिया। लेकिन शिबली फराज साहब, मैं यही मतलब देखिए, आज भी जो इमरान खान साहब से मुलाकात हुई और उसमें ये सवाल भी जो है वो पूछा गया उनसे, उन्होंने कहा कि हम फिर इस्लामाबाद की तरफ आएंगे, लेकिन उन्होंने कहा मशरूत है सुप्रीम कोर्ट से जब हमें जो है वो गारंटी मिलेगी। और
आज फिर उन्होंने कहा कि इलेक्शन ही वाहिद हल है आगे जाने का, वरना ये सारा मलबा जो मेशत के साथ भी जो कुछ हो रहा है, ये मलबा भी जो है वो न्यूट्रल्स पर गिरेगा। तो सर ऐसा लगता है कि डायरेक्शंस बड़ी मुख्तलिफ हैं, ये PMLN हमारी जो पॉलिटिकल फोर्सेस हैं उनकी और आपकी बिल्कुल ही अप्रोच जो है वो बिल्कुल डिफरेंट है। देखें, आप पहली बात तो ये कि आप मुझे 15 मिनट देंगे जो कि आपने अभी मेरे साथियों को दिए कि और अनइंटरप्टेड, ताकि मैं अपनी बात कर सकूं। क्योंकि देखें इशू ये है कि इस वक्त अगर कोई अपोजिशन है और जेन्युइन अपोजिशन है तो वो हम हैं, नंबर 1। दूसरी बात ये है कि जो जुबैर साहब की बातें हमने सुनी, काफ़ी रीजनेबल बातें थी, लेकिन मुझे फिर सवाल ये पैदा होता है, पाकिस्तान के अवाम जो आपको सुन रहे हैं और जो देख रहे हैं, सवाल ये पैदा होता है कि अभी तो आरिफ हबीब साहब ने भी कहा कि जो इकोनॉमिक सर्वे ऑफ पाकिस्तान के फिगर्स हैं वो ऑथेंटिक फिगर्स हैं, और वो यही शो कर रहे हैं कि इकोनॉमी के हर इशारे बड़े ठीक ठाक स्टेबल तरीके से जा रहे थे। तो फिर इनको मालूम नहीं था, ये तो बड़े तजुर्बाकार अपने आप को कहते हैं कि इनको पूरा तजुर्बा हासिल है, 30-30 साल हुकूमत इन्होंने की हैं, तो फिर इन्होंने ये हुकूमत में आए क्यों, नंबर 1। नंबर 2 ये है कि जब ये आए तो इनका जो बुनियादी जो मकसद था, जो कि लालच थी इनको, जिस चीज़ की सबसे पाकिस्तान के फ्यूचर को इन्होंने दाव पे लगा दिया, इकोनॉमी को दाव पे लगा दिया, वो क्या थी? वो काम इन्होंने आते साथ ही किए। मैं इसका पॉलिटिकल एस्पेक्ट देता हूं, बिकॉज देखें जब आपकी पॉलिटिकल स्टेबिलिटी नहीं होगी तो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी आ ही नहीं सकती है, ये दो मुतजाद बातें हैं। तो पॉलिटिकल स्टेबिलिटी हासिल करने के लिए जब एक ऐसी हुकूमत जो कि ठीक ठाक जबरदस्त काम कर रही थी और अचानक उसका तख्ता उलट दिया गया और ऐसे लोगों को लाया गया जो कि जिनका के पहला काम था। अब अगर आप सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स देखें तो आप देखें कि इन्होंने आते साथ ही FIA को आगे पीछे किया, लोग आगे पीछे कर दिए, सबूत आगे पीछे कर दिए। अब मकसूद चपलासी भी मर गया है, वो दूसरे डॉक्टर रिजवान है वो भी दुनिया से चले गए, तीसरे हैं उनकी भी हालत ठीक नहीं है। वो सुओ मोटो लिया सुप्रीम कोर्ट ने, शुक्र है कि उससे जो है तो कम से कम जो ये FIA की जो तब्दीलियां और जो चीजें ये करना चाहते थे वो तो कम से कम रुक गई। दूसरा काम इनका क्या था कि इन्होंने अपने आप को NRO देना था। इन्होंने जिस जल्दबाजी के साथ जिस तरह के पार्लियामेंट को बिल्कुल एक मजाक बनाकर 2 अमेंडमेंट्स की, जिसमें कि एक नैब जिसमें कि इन्होंने करप्शन को जायज करार दे दिया है, यानी करप्शन अब पाकिस्तान में कानूनी तौर पे उसको बिल्कुल वो कोई जुर्म नहीं है। जो नहीं करेगा करप्शन वो जो है बेवकूफ है, वो जो है ना वो उसको जिसको आप यूफेमिस्टिकली आपके मुल्क में कहा जाता है कि वो शरीफ आदमी है। जो करप्शन नहीं करते उसको कहते हैं शरीफ आदमी है। यूफेमिस्टिकली स्पीकिंग यानी तंजन, यानी वो बंदा जो कि बिल्कुल ही किसी खाते में नहीं है, जो कि करप्शन नहीं करता। फिर इलेक्शन को इनके दो बेसिकली ये जो खास तौर पर पीपल्स पार्टी और नून लीग थे, इनका बुनियादी ये हमेशा थ्राइव किया, इन्होंने करप्शन पे थ्राइव किया है 2 नंबर इलेक्शन में, सर रिग्ड इलेक्शन में। अच्छा, बजट पर सर आज उसके लिए इन्होंने नहीं एक सेकंड ना, मैं ये बता रहा हूं, आपने मुझे इंटरप्ट नहीं करना, बिकॉज आपने देखे ये हो गया, जब ये हो गया है तो इस वक्त मुझे आपने 15 मिनट कब दिए थे यार, कैलकुलेट करवाएं, 3-4 मिनट दिए थे। इमरान रिकॉर्ड निकलवाएं। एक तो इनकी बातें जो होती ना एक्सेजरेट करते हैं, 3 को इन्होंने 15 मिनट उन्हें जरा कर लेने दें। अच्छा जी शिबली फराज, जस्ट माय कंक्लूडिंग आर्गुमेंट्स ऑन दिस। मैंने कहा बजट पर आ जाए जरा डिबेट ताकि फोकस। देखें मैं बजट पे आता हूं, देखें मैं बजट की बात यही करता हूं कि देखें जो मुश्किलात का जिक्र जुबैर साहब ने खुद किया, जो आरिफ हबीब साहब ने किया, और जो हम भी इस मुल्क में रह रहे हैं, हम जानते हैं कि मुश्किलात बड़ी सीरियस किस्म की हैं। ऐसी सूरत हाल में ठीक है आपको एक पॉलिटिकल कंसेंसस चाहिए। पॉलिटिकल कंसेंसस किस तरह पैदा होगा? पॉलिटिकल कंसेंसस जब इस किस्म के मामलात आ जाते हैं, पहले तो ये है कि इस किस्म के कॉम्प्लेक्स सिचुएशन में चेंज होना जो है तो वो मेरा ख्याल है दुनिया में कहीं पे भी नहीं हुई है पोस्ट कोविड। अब ऐसी सूरत हाल में आपके पास एक ही तरीका है कि आप अवाम के पास जाएं, जो कि इमरान खान ने किया है, इंतहाई डेमोक्रेटिक फैसला है, और उसके लिए जो भी हम जद्दोजहद कर रहे हैं कि हमें अवाम के पास जाना होगा क्योंकि डिसीजंस मुश्किल हैं। तो जिस गवर्नमेंट के पास
अवाम की सपोर्ट ना हो, जो कि इस वक्त की हुकूमत के पास नहीं है। ये इखलाकी जवाब से शिबली फराज साहब, और आज भी खान साहब ने बात की, पार्लियामेंट मुकम्मल नहीं है, पार्लियामेंट में अपोजिशन अगर आपने चेंज लेकर आनी है तो फिर आपको जो है वो आपको जो है वो फिर मेजॉरिटी के साथ आना चाहिए। अच्छा, इससे अगले इलेक्शन से क्या मजीद इंस्टेबिलिटी आएगी, ज्यादा अदम इस्तेहकाम आ सकता है? जुबैर साहब, एक ब्रेक के बाद आकर एड्रेस कीजिएगा इसको, मुझे पता है आप कुछ कहना चाह रहे हैं। एक ब्रेक के बाद आ रहे हैं वापस। ब्रेक के बाद प्रोग्राम में एक मरतबा फिर से खुशामदीद। गुज़िश्ता रोज जो बजट आया, पाकिस्तान के बड़े मुआशी सवालात क्या हल होंगे या नहीं, मोहम्मद जुबैर साहब और शिबली फराज साहब साथ है। जुबैर साहब, आप रिस्पॉन्ड करना चाह रहे थे जो बातें शिबली फराज साहब ने की? एक बात तो बिल्कुल तय है, जो अगर फंडामेंटल देखा जाए कि जी दो चीज़ें हैं जो अभी पीटीआई जिधर फंसी हुई है, जहां स्टक है पिछले 2 महीने से, कि जी ये अगर वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस करके इकोनॉमिक पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी आई और पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी ने फिर इकोनॉमिक इंस्टेबिलिटी को जन्म दिया। प्रीमियम बढ़ गया है। लेट्स अज्यूम कि इनकी बात सही है, ठीक है ना, मान लिया, और ये मूडीज ने जो डाउनग्रेड किया तो उसमें पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी को बड़ा एक फोकल पॉइंट बना के डाउनग्रेड किया कि जी बिकॉज ऑफ द पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी, इकोनॉमिक इंस्टेबिलिटी। अगर इनकी बात ये मान भी ली जाए शिबली फराज साहब की, तो क्वेश्चन ये है कि भाई वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस तो हमारा एक कॉन्स्टिट्यूशनल राइट था, या तो वो आप ये सजेस्ट कर रहे हैं कि आइन में पहले ऑपोजिशन ये देखे कि इस वक्त इकोनॉमी कैसी है, और इकोनॉमी अगर will lead towards political instability and therefore economic instability, therefore vote of no confidence नहीं होना चाहिए। क्या वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस करना हमारा हक था? अगर वो उसको छोड़ दें, जो भी है अमेरिका ये जो भी है, हमारा कॉन्स्टिट्यूशनल हक था, बिल्कुल। अच्छा, अब उसके बाद हमने इकोनॉमी बिल्कुल एदाद-ओ-शुमार, मेरी गुजारिश सुने, वोट ऑफ कॉन्फिडेंस आपने किसी वजह से किया, वो वजह क्या थी? कि इनकी हुकूमत नहीं चल रही, जो मौशी चैलेंजेस है वो उनसे हल नहीं हो रहे। और सर मैं बता देता हूँ ना, मैं बता देता हूँ, नहीं, सवाल जरा सुन लेना। आप इस वजह से कहा कि इनसे नहीं चल रही इसलिए हम आएंगे और हम चलाएंगे, तो वही जो दैट वाज नॉट द मेन रीजन। बड़ा सिंपल सर। अच्छा, देखें, 172 अरकान अगर हमारे पास होते शुरू से तो हम हुकूमत बनाते ना, ठीक है ना। अगर हम कोलिशन 172 वोट्स कर सकते, 162-63 तो हमेशा हमारे पास थे। हमने कोई ऐसा वो नहीं किया था, सीक्रेट रखा था कि हम इस हुकूमत को गिराना चाहते हैं। एमएमए, पीएमएलएन और पीपीपी के पास तो 162 वोट थे ना। एमक्यूएम और बाप पार्टी आ गई और हमने इनका तख्ता कर दिया। मतलब व्हाट्स द बिग डील? पहले इनके साथ थे, इन्होंने हमारा तख्ता कर दिया। अब आप आए हैं तो आप ये कह रहे हैं कि अगर आपके पास 172 हो भी तो आप पहले देखिए इंडिकेटर्स को, और अगर इंडिकेटर्स ऐसे हैं तो फिर आप ये ना करें तो भाई आप ना बैठते। अच्छा, दूसरी बात मैं इनसे सवाल पूछना चाहता हूँ, लास्ट चीज, ये कहते हैं कि जी ओनली सोल्यूशन इज इलेक्शंस। ठीक है, मान लिया, मुझे सिर्फ ये बताएं, मार्च 7 या 8 को हमने वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस का वो फाइल किया था ना, तो इतना अगर जरूरी था तो मार्च 7 से पहले मार्च 6 तक आपके पास था ना तहलील करने का और इलेक्शन कॉल करने का, तो क्यों नहीं किया था? सिर्फ ये समझा दे ना मुझे, सिर्फ ये बता दे कि आपने मार्च, मैं समझाता हूं, हम पुरानी बात नहीं कर रहे ना। जी शिबली फराज साहब, मगर एक सिर्फ आप ये बात जरूर समझाएं, लेकिन साथ ये भी समझाएं कि ये इलेक्शन कराने से आपको लगता है स्टेबिलिटी आ जाएगी, और खास तौर पर ऐसे टाइम पे जब खान साहब कहते हैं कि अगर मुझे मेजॉरिटी ना मिली तो ये फिर दोबारा से इलेक्शन होने चाहिए, क्योंकि फायदा तभी है। नहीं, देखें पहली बात मैं ये जुबैर साहब की बात का जवाब दे दूं कि उन्होंने कहा कि अगर आपने पहले क्यों नहीं कराए, तो पहले तो हम तो इलेक्शन इसलिए नहीं करा रहे थे क्योंकि इकोनॉमी बिल्कुल ठीक चल रही थी, मुल्क ठीक चल रहा था। आज की तरह लोड शेडिंग, आपके ऑफिस में मैंने आना था बिकॉज इधर मेरे घर में लोड शेडिंग हो रही थी, मैं नहीं आ सका, बिजली आ गई। यानी जो मसाइल क्रिएट किए हैं इन्होंने, वो तो हमारे वक्त में नहीं थे। हमारे वक्त में तो सारी चीजें अल्हम्दुलिल्लाह मुश्किलात के बावजूद हम इसको एक स्टेबिलिटी ले आए थे। और आप क्या समझते हैं कि ये पहली दफा नहीं है? जुबैर जरा सुने ना, मैं आपकी बात में इंटरप्शन नहीं करता हूं। जब हुकूमत जब हमारी चल रही थी, नंबर 1 हमने तो न तो कोई पॉलिटिकल इस किस्म की दहशतगर्दी की जो कि आपकी पुलिस ने और आपकी हुकूमत ने सिविलियंस पे की, क्योंकि पहली तो आपकी जब हुकूमत गई थी तो लोग मिठाइयां बांट रहे थे, और जब हमारी हुकूमत गई है तो सारा पाकिस्तान घरों से निकल आया है,
ये क्यों हुआ है? इसलिए कि एक तो ये कि जिस तरीके से आप आए वो इंतहाई एक 2 नंबर तरीका था, बहुत ही आप एक साजिश के जरिए आए। अगर नहीं आए हैं तो हमने तो खत भेजे हुए हैं, स्पीकर को भी भेजा हुआ है, सेनेट के चेयरमैन को भी भेजा हुआ है, सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस को भी भेजा हुआ है। आप समझते हैं कि ये मामूली बात है? आपकी जो नेशनल सिक्योरिटी है वो आपकी नेशनल इकोनॉमिक, हमारी जो नेशनल सिक्योरिटी पॉलिसी जो पहली दफा बनी उसमें इकोनॉमिक सिक्योरिटी उसका मेन पिलर है। आपने उसी को तोड़ दिया। आप केपेबल नहीं थे। आपने अब यह अजीब बात की आपने कि जी हमने देखा कि जी हमारे पास लोग आ गए हैं तो हम हुकूमत, भाई पॉलिटिकल हुकूमतों में आने के लिए ये सारी चीजों का पता होना चाहिए। और आपकी जो हुकूमत जिस तरह से चल रही है उससे यही जाहिर होता है कि आपका जो ऑब्जेक्टिव था वो ये था ही नहीं, ना तो आपकी तैयारी थी, ना आपको मालूमात थी कि क्या हो रहा है। आप सर वो ये बताइएगा, फिर आप इलेक्शन अगर कॉल कर देते, इलेक्शन हासिल कर लिया। शिबली आपसे ये सवाल पूछ लें जी। शिबली एक सवाल पूछ रहा हूं आपसे। ये कह रहे हैं कि ये इसलिए इलेक्शन की डिमांड कर रहे हैं कि जिस तरह से हमने परफॉर्म किया, तबाही लेके आए। इन्होंने अप्रैल 3 को वो हुआ ना, डिप्टी स्पीकर ने जब रूलिंग दी है जी, और उसके 10 मिनट के बाद इमरान खान ने असेंबली से तहलील कर दी। उस वक्त तो हम आए ही नहीं थे ना। अच्छा, तो फिर उस वक्त क्या अप्रैल 3 को क्या हुआ था? हम तो आए ही नहीं थे, हमने तो कोई तबाही की नहीं थी। आगे की जरा बात करें ना, लार्जर क्वेश्चन ये है कि सर इलेक्शन कराने से आपको लगता है इस्तेहकाम आ जाएगा? नहीं, तरीका यही है। और क्या तरीका आप मुझे बता दें, मुझे जुबैर साहब बता दें। जब आवाम की सपोर्ट आपके पास नहीं होगी तो आप कैसे मुश्किल फैसले ले सकते हैं? भाई आप मुल्क में एनआरकी पैदा कर देंगे। अच्छा जी, जुबैर साहब वो कह रहे हैं मुश्किल फैसले तो तभी लेजिटिमेसी, आवाम की सपोर्ट जो है वो आएगी तो फिर ये मसले हल होंगे। और एक स्ट्रॉन्ग गवर्नमेंट बताया 22 करोड़ पाकिस्तानीज़ ने फोन करके बताया शिबली साहब को कि जी अवाम की सपोर्ट इनके साथ है। भाई अवाम की सपोर्ट तो आज से 6 महीने पहले भी हम क्लेम कर सकते थे कि इनके पास नहीं है। करा लेना, ये अभी कह रहे हैं हमारे पास नहीं है। वो तो जब इलेक्शन का वक्त होगा आएगा तो पता चल जाएगा ना कि किसके पास है। अभी बाय इलेक्शंस हो रहे हैं ना पंजाब में, वो तो फिर तकड़े बने ना। आपने मुल्क को क्यों टेल स्पिन में डाल दिया है, इकोनॉमी को, पॉलिटिकल उसको। आप फिर तकड़े बने। जो बजट आपने पेश किया है ये तो ऐसा पेश किया है। अच्छा उस बजट में क्या खराबी है? चले आप बता देना, आप बता दें कौन सी चीज ऐसी है जो हमने की है? अच्छाई क्या है? आप कह रहे हैं कि हमें नहीं करनी। सबसे पहले तो इसमें एक जो सबसे पहले तो ये बात ये है, जो बजट आपने पेश किया है ये बजट अवाम की सपोर्ट या हुकूमती, आप मुझे बताएं, एक पार्लियामेंट नेशनल असेंबली है ना, उसने पास किया है, उसमें तो अपोजिशन है ही नहीं। वो कौन सी जमहूरियत है, वो कौन सी पार्लियामेंट है जिसमें के अपोजिशन खोखली अपोजिशन बना दे? राजा रियाज जो है तो आप कहते हैं कि वो लीडर है। अच्छा, वो अपोजिशन लीडर है जिसको कि आपने बना दिया है। आप ही ने चुना था, आप ही ने बना दिया था। आप बैठे हुए कह रहे हैं कि मैंने हमें ब्लेम कर रहे हैं, आपके टिकट से लड़ना है, जो कि एक मेरा ख्याल है एक इंतहाई बजट पे वापस आ जाए। मैं बजट पे आ जाए, उन पे किसी और दिन प्रोग्राम रख लेते हैं, वो टॉपिक हम रख लेंगे। लेकिन मसला अच्छा मुझे आप बताएं जी 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 नहीं, ये सारी बातें जुड़ी हुई हैं, ये बात नहीं है। देखिए आप मुझे एक ही फिगर ले लें, आप जो इसका है टैक्स कलेक्शन का है 60 ट्रिलियन। सर बताइए फिगर पूछ लें इस वक्त जो हमारा इंशाल्लाह जी, जो हमारा एक सेकंड 6 जो हमने 6 ट्रिलियन का कर लिया था। यार ये आप बातें कर रहे हैं उधर, तो फिर मैं इधर चुप हो जाता हूँ। बातें करें आप आपस में, करें जी। नहीं मैं सर आप ही को वो कह रहा हूँ, आप कह रहे थे 60 ट्रिलियन का, वो 60 ट्रिलियन का बता रहा था उन्हें कि वो कर्ज, वो जो टैक्स कलेक्शन का हदफ है वो है 60 ट्रिलियन। तो व्हाट इज द इशू? वो बड़ा लो है जी, बड़ा लो है टैक्स कलेक्शन का, बिकॉज लो है। ठीक है, ये कह रहे हैं कि ये 60 ट्रिलियन नहीं 7.5 होना चाहिए था, 8 होना चाहिए। इट इज ऑलवेज अ मैटर ऑफ ओपिनियन। देखें आपकी इन्फ्लेशन कितनी है भाई? आपकी इन्फ्लेशन 25% तक पहुंच जाएगी। इस वक्त भी आपकी जो इन्फ्लेशन है, इन्फ्लेशन की भी आपने जब आपकी इन्फ्लेशन 25% होगी। शुक्र है भाई, आपको दो चीजें हैं, महंगाई कितनी, आप दोनों के सामने गैस आपने बढ़ा दी है, एक करंट अकाउंट खसारा और दूसरा कर्जों वाला मामला। अगर शिबली साहब इजाजत हो, मैं ब्रेक के बाद आता हूं। करंट अकाउंट और फिर जो कर्जों वाला इशू है, इस पर जरा मैं आप दोनों की इनपुट चाहता हूं, क्योंकि ये दोनों बड़े इश्यूज हैं जो इस वक्त जो है वो डिस्कस हो रहे हैं। एक ब्रेक के बाद आते हैं।
ब्रेक के बाद प्रोग्राम में एक मरतबा फिर से खुशामदीद। कर्जों का मामला, करंट अकाउंट डेफिसिट और तेल की कीमत का मामला, इन तीन इश्यूज पर जो है वो अब बात होगी। जुबैर साहब, आज क्योंकि जो है वो जो मुआशी टीम ने साबिक वज़ीर आज़म की, उन्होंने कहा कि 52 अरब डॉलर हमने कर्जा लिया, लेकिन हमने 38 अरब उसमें से जो है वो वापस भी किया। 9000 अरब उसमें से जो है वो सूद की अदायगी में 9000 अरब रुपए जो है वो इमरान खान को, तो ये डेट सर्विसिंग का जो है वो खान साहब को आज तक ये नहीं किसी ने बताया। हाँ। इतने जायंट्स उनके साथ खड़े हुए होते हैं, ये बैठे होते भाई। जो हम कर्जों की बात करते हैं वो नेट इंक्रीज की बात करते हैं। जब और मैं याद दिलाने के लिए, इमरान खान साहब जब कहते थे ना कि पहले 60 साल में 2008 तक 6000 अरब कर्जा था, हाँ। और पीपल्स पार्टी और पीएमएलएन के 10 सालों में वो बढ़ के 30,000 अरब हो गया। हाँ। यही कहते थे ना, वो 30,000 अरब नेट इंक्रीज, उसमें वापस भी होते थे, आते भी थे, बट नेट इंक्रीज वो 24,000 अरब। हाँ। एक्चुअली वो फिगर भी गलत थी, लेकिन अगर उसको ही ले लें तो उसके हिसाब से माशाल्लाह हमने 10 साल में 24,000 अरब अकॉर्डिंग टू खान साहब, विच इज 2,400 बिलियन पर एनम हो गया। इन्होंने कितना लिया? इनसे अगर खुद फिगर पूछ लें, इन्होंने 22,000 अरब ऐड किया है 3.5 साल में, और वो नेट इंक्रीज है। अच्छा, नेट इंक्रीज है। जैसे ये जो कह रहे हैं इकोनॉमी ने ग्रो किया 72%, इकोनॉमी भी साथ ग्रो की हमारी। तो हमारी इकोनॉमी तो एक से पहले साल में इकोनॉमी 5.8 से, और जो 6.1 इन्होंने शिपली वेट 6.1 से 1.9 रह गई पहले साल में इनके। दूसरे साल में माइनस में गई, वो कहते हैं ये कोरोना की वजह से। लेकिन 9 महीने बगैर कोरोना के मार्च 2020 तक कोई कोरोना नहीं आया था। तो 9 महीने उस फिस्कल ईयर के गुजर चुके थे, फिर भी माइनस में गई थी पाकिस्तान की तारीख में सेकंड टाइम। और फिर तीसरे साल इनकी 5 कुछ परसेंट थी, विच वाज अ गुड रिकवरी। और इस साल 5.97 है, जो 6% है, विच इज अ गुड जीडीपी ग्रोथ। क्वेश्चन ये है कि खान साहब को कम से कम ये तो ना कहें कि गलत चीजें वो कोट करें। आई मीन ही वाज अ प्राइम मिनिस्टर एंड ही इज गलत चीज उन्होंने क्या कोट किया इसमें? मतलब वो ये जो कहते हैं ना कि हमने इतने वापस किए स्टेट बैंक की जो फिगर्स होती है ना, वो नेट इंक्रीज की होती है। तो ये जो कह रहे हैं 38 अरब वापस किया, करंट अकाउंट डेफिसिट की जो बात कर रहे हैं, ट्रेड डेफिसिट इन्होंने जो पिछले 9 महीने में किया, वो पाकिस्तान की तारीख में हाईएस्ट एवर था। करंट अकाउंट डेफिसिट इन्होंने 13 बिलियन डॉलर छोड़ा, जो कि वन ऑफ द हाईएस्ट था। और अगर हम ना आके ब्रेकें लगाते, आज उन्होंने ये हमारा रिकॉर्ड 1 बिलियन, आज उन्होंने कहा 2.1 बिलियन 2021 पहले साल में। जब बात सुने, अगर आप आपका पेट्रोल का खर्चा बहुत आता है ना, आप कार बंद कर दें, और महीने के बाद कहें देखें जी हमने पेट्रोल सेविंग तो भाई पेट्रोल सेविंग तो किया, इकोनॉमी आपने वाकई गाड़ी बंद कर दी। और फिर ये जो 3.9 ट्रिलियन आपने सर कर्जा लिया, ये किधर लगाया सर? क्यों लेते रहे इतने पैसे? किसकी जेबों में गया? और ये मैं एक और वेरी सॉरी, इनको टाइम दे दीजिएगा। मैं देखें, एक जो सबसे बड़ी रीजन थी ना कर्जे ज्यादा लेने की, पाकिस्तान की तारीख में कोई 4 साल नहीं हुए जिसमें फिस्कल डेफिसिट एज अ परसेंटेज ऑफ जीडीपी 8% से ज्यादा नहीं हुआ। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये जितना ज्यादा बड़ा होगा उतने ज्यादा कर्जे कंप्लेन करनी है। शिबली साहब ने जरा सुन लें, जरा उनको टाइम देना जरूरी है। जी शिबली फराज साहब, देखिए इन्होंने सिर्फ देखें, उन्होंने जुबैर साहब ने खुद को कंट्रडिक्ट कर दिया है कि जहां तक कर्जों की बात होती है, हमेशा ये जो अभी डेट लिमिटेशन एक्ट जो कि बगैर हमें पड़े हुए ये इन्होंने बुलडोज कर दिया पार्लियामेंट में, बुनियादी तौर पे जो लोन्स होते हैं वो जीडीपी के तनाजुर में देखे जाते हैं। जीडीपी ग्रो किया है, रीबेसिंग हुई है, और जीडीपी बेसिकली ग्रो की है। मैं बड़े 1 मिनट के अंदर अंदर आपको मैं ये अहदाफ बता दूं कि ये क्या है। वो ये है कि जी देखें, पीटीआई की हुकूमत और इनके 6 हफ्ते की हुकूमत का मैं कंपैरिजन कर रहा हूं, मैं कोई वो नहीं कर रहा। देखें जीडीपी का जो हुजम है वो 317 बिलियन डॉलर इनके 2 हफ्तों में, जो 6 हफ्ते हैं जो भी इनकी टाइम पीरियड है, जबकि हमारा जो है तो 329 बिलियन था। ठीक है, मैं आपके जो करंट अकाउंट की बात कर रहे हैं वो हमारे वक्त में 4% था। हमारे जो 3.5 साल की जो एवरेज है वो 4% था। इन्होंने आते ही इनके माशाल्लाह 6 से 8 हफ्तों में इन्होंने उसको 4.4 कर दिया है। महंगाई की शरह 10.7 थी हमारे एवरेज, उसमें 3-3.5 सालों में इन्होंने 2 महीनों में 13.8 कर दिए। अब तिजारती खसारा हमारे वक्त में 33 बिलियन डॉलर था,
इन्होंने 6 हफ्तों में इन्होंने 43 कर दिया है। और बजट खसारा अब ये देखें 2.6 ट्रिलियन था हमारे वक्त में और इन्होंने प्रोजेक्ट किया है 5.6 ट्रिलियन में। हंसे नहीं, ये अवाम सफर कर रही है। आप जुबैर साहब आप हंस रहे हैं, यही तो शो करता है कि आप नॉन सीरियस लोग हैं, नॉन सीरियस बजट लाए हैं आपने, जो बुनियादी अपने अहदाफ थे वो आपने हासिल कर ली हैं। सारी इकोनॉमिक नहीं, पता नहीं किसने आपको मैसेज भेजा है, अपने आप को एनआरओ देना था वो आपने दे दिया, उस पे आपको कोई नदामत है? कोई नदामत नहीं है, इसलिए कि आप तो इसमें रेलिश करते हैं कि इस किस्म का एक कल्चर पैदा हो जिसमें कि करप्शन में आपने अपने आप को थ्रू नैब ऑर्डिनेंस एनआरओ दे दिया, आपने ईवीएम और ओवरसीज वोटर्स को उनके हक से महरूम कर दिया, बिकॉज आप चाहते ही नहीं है कि साफ शफाफ इलेक्शन हो, आप नहीं चाहते हैं। सर मैं एक ब्रेक ले रहा हूं, जरा ब्रेक के बाद वापस आते हैं शाह साहब। तो ये जो लास्ट ऑयल वाला, तेल की कीमतों वाला मामला है, इस पर भी जरा बात होगी। ये पेट्रोलियम लेवी के हवाले से भी आज जो दावे दोनों तरफ से जो है वो हो रहे हैं, इस पर बात करेंगे इस ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद प्रोग्राम में एक मरतबा फिर से खुशामदीद। इस बहस को समेटना है, एक तो कौमी सलामती का अगर वाकई मैशियत इशू है तो इस पर आगे क्या होना चाहिए उस पर बात होनी। लेकिन दोबारा से पहले ये पेट्रोल प्राइसेस पे आज क्योंकि बार बार सवाल जब पूछा जाता रहा कि आप ये इसकी कीमतें फ्रीज क्यों की, तो उन्होंने कहा कि 24 रुपए फी लीटर जो है वो 10 अप्रैल तक जो है वो इस पर टैक्स था जो मुख्तलिफ मदों में है, तो ये हमारे जिम्मे है। लेकिन उसके बाद 60 रुपए आपने कीमत बढ़ाई तो 36 रुपए तो फिर भी आपके जिम्मे है जो इजाफा हुआ। जी वो सही कह रहे हैं कि सब्सिडी जो थी वो 24 रुपए थी रफली, और जो हमने 60 रुपए बढ़ाया तो वो कहते हैं कि जो आपने फैसले डिले किए, भाई बात ये 10 अप्रैल तक नहीं था, हमारी हुकूमत आई है 12 अप्रैल को, 11 की रात को ओथ लिया है प्राइम मिनिस्टर ने और 12 को हम सुबह को आए। तो 12 को सुबह को आके हम सुबह को फर्स्ट चीजें ये फैसले करने शुरू, भाई हमें पहले आके हम एडजस्ट तो करेंगे, हम देखें कि कितना डीप क्राइसिस है, कितनी बुरी हालत में इन्होंने छोड़ा है, फिर जाके हम फैसले करेंगे। फिर एट द सेम टाइम विद इन डेज वी हैड टू रन टू वाशिंगटन टू सीक IMF कंटिन्यूएशन। और IMF हम समझना चाहते थे कि IMF से उसमें 3-4 हफ्ते तो लगेंगे ना। तो इस दौरान इंटरनेशनल ऑयल प्राइसेस बढ़ रही थी। इंटरनेशनल ऑयल प्राइसेस अल्लाह करे कम हो, लेकिन अगर वो बढ़ती हैं तो वो शिबली फराज को भी पता है, हमें भी पता है, जो इनका क्रिमिनल ऑफेंस है ना, क्रिमिनल ऑफेंस है। उन्होंने कहा ना 24 थी, मुझे ये बता दें, और खुद मानते हैं कि बाकी हमारे जिम्मे हैं, खुद मानते हैं ना, तो मुझे ये बता दें कि 28 फरवरी को आपने फ्रीज कैसे किया था कि अगले 4 महीने फ्रीज रहेगा, आपको कैसे पता था? आप खुद मानते हैं ना कि 60 रुपए में 36 रुपए हमारे हैं, तो 36 रुपए आपके होते या ना होते? और ये तो मैं अभी की बात कर रहा हूँ, अभी तो और भी हो सकता है। अब जरा शिबली फराज साहब आप बताइएगा, साथ ये भी बता दें सर, अगर ये वाकई कौमी सलामती का इशू है तो आगे क्या, फिर इसका हल क्या है? शिबली फराज दोस्त है इसलिए मैं इनसे इतने सख्त सवाल नहीं पूछता। नहीं ये भी सख्त सवाल ही है, वैसे पूछे जी शिबली भाई। देखें बात यह है कि पहली बात तो ये है ना कि ये जिस तरह कह रहे हैं इसका मतलब है कि इनको कुछ नहीं पता था व्हाट दे आर गेटिंग इनटू, नंबर 1। दूसरी बात ये थी कि इनकी इनडिसाइसिवनेस की फैसला साजी में जो इनकी जो कंफ्यूजन थी, इन्होंने 1 महीना ज़ाया कर दिया, 1.5 महीना ज़ाया कर दिया IMF के साथ नेगोशिएट करने में। ये इनको समझ नहीं आ रही थी, बिकॉज है नालायक, कहते तो हमें थे ना, लेकिन साबित तो वक्त ने यही किया है कि इनसे बड़ा नालायक, क्योंकि 30 साल की हुकूमतों का तजुर्बा होते हुए भी अगर ये आज ये कह रहे हैं कि हमें तो पता नहीं था, हमें तो समझ आनी थी। तो जो हमने जो नेगोशिएट कर रहे थे IMF के साथ, तो हमारा तो मकसद ये था कि अवाम को प्रोटेक्ट करना। अब बताएं ना, ये जो 750 अरब रुपए की लेवी इन्होंने लगाई है, इससे क्या होगा? कम से कम 50 रुपए तो आपको आज ही कीमतों पे बढ़ाना पड़ेगा, यानी ये 300 रुपए पर लीटर ले जाएंगे। तो आप मुझे बताएं, इसी तरह GIDC में इन्होंने 200 अरब रुपए रखे हुए हैं। तो ये सारी चीजें इकट्ठी होके ये ऐसे क्यों फैसले, जब अवाम नहीं रहेगी, जब अवाम को आप उनकी कमर तोड़ दें, आप जब इंडस्ट्रीज को बंद कर दें, लोड शेडिंग आप कर रहे हो, कीमतें आटा, चीनी, दाल, ये सारी चीजें नापैद हो गई हैं, लोड शेडिंग का बुरा हाल है, तो इंडस्ट्रीज कैसे चलेंगी, कैसे GDP ग्रोथ होगी जो ये कह रहे हैं 5? तो इन्होंने तो जिसे कहते हैं ना कि एक ऐसा, क्या हल क्या है सर? बात नहीं है इनके बस की। हल का ये है कि जी आप इलेक्शंस करवाएं और आप फ्रेश मैंडेट लेके एक ऐसी स्ट्रॉन्ग हुकूमत जिसके पीछे अवाम खड़े हों और वो सख्त फैसले कर सकें। ये जो
चोर दरवाजे के जरिए आए हैं, ये इनके बस की बात नहीं है, क्योंकि ना इनके पीछे आवाम है, फाइनल कमेंट, अगर इलेक्शन करा दें ये मसले हल हो जाएंगे। एक तो शिबली फराज, इलेक्शन अगर हम करा दें तो मसले कैसे हल हो जाएंगे? गैस में क्या सब्सिडी देना शुरू कर देंगे आप अगर दोबारा आ जाएंगे? पेट्रोल प्राइसेस जो है, इंटरनेशनल कमोडिटी प्राइसेस होगी, जो आपका खसारा है, फिस्कल खसारा है, करंट अकाउंट खसारा है, जो ठीक होना शुरू हो जाएगा। आई मीन क्या मजाक है यार। बहुत शुक्रिया जुबैर साहब, शिबली फराज साहब, बहुत शुक्रिया। आज के प्रोग्राम से इतना इजाजत दीजिए, अल्लाह ने के बाद।